हेलो स्टूडेंट, मैं अजय सर और हमारे चैनल अजय ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम लोग सेकेंड लेक्चर करने जा रहे हैं फर्स्ट चैप्टर का 11th स्टैंडर्ड। ठीक है, हमारे महाराष्ट्र बोर्ड की टेक्स्ट बुक से मैं डायरेक्टली लेक्चर्स लेता हूँ, ज़्यादातर महाराष्ट्र बोर्ड के बच्चों के लिए ही स्पेशली ये कॉन्सेप्ट किसी में भी यूज़ हो सकता है, बट जो पैटर्न फॉलो कर रहा हूँ मैं स्टैंडर्ड 11th महाराष्ट्र बोर्ड टेक्स्ट बुक से फॉलो कर रहा हूँ। तो आज हमारा सेकेंड लेक्चर है। लास्ट टाइम हमने इस चैप्टर में ये डिस्कस किया था कि भाई यूनिट्स क्या होते हैं, मेजरमेंट क्या होता है, क्यों मेजरमेंट किया जाता है। तो आज हम लोग उसके आगे कंटिन्यूएशन में पढ़ने वाले कुछ बेसिक टर्म्स होते हैं फिजिक्स में बहुत सारी चीज़ें होती है जो मैंने बताया था कि पहले बेसिक्स हमको सीखना पड़ता है और उसके बाद हम फिजिक्स में छोटी छोटी गलतियों को भी होने से रोक सकते हैं इस चैप्टर को सीखने के बाद में। और कुछ बेसिक नॉलेज बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे मैंने पहले से कुछ लिख के रखा है तुम्हारे लिए, मैं इस पर आता हूँ। उसके पहले तुमको याद दिलाता हूँ कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था। लास्ट लेक्चर में बेसिकली हमने किया था, देखो हमने फिजिकल क्वांटिटी पढ़ा था। फिजिकल क्वांटिटी लास्ट टू लास्ट हम लोगों ने फिजिकल क्वांटिटी के कितने टाइप्स किए थे हमने, फटाफट अगर लास्ट वीडियो देखे हो तो ये फटाफट समझ में आएगा तुमको। फंडामेंटल और डिराइव्ड, फंडामेंटल एंड डिराइव क्वांटिटी। फंडामेंटल में 7 क्वांटिटीज होती है, तुमने सीखा था ये 7 क्वांटिटीज में कौन कौन से। अब फंडामेंटल क्वांटिटी बोलते हैं किसको, हमने ये भी बताया था मैंने कि जो भी क्वांटिटी डिपेंड नहीं करती किसी और क्वांटिटी पर, उसको हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी बोलते हैं। और पूरा फिजिक्स का जो भी फिजिकल क्वांटिटी, जो नई नई फिजिकल क्वांटिटी आज के टाइम भी डेवलप हो रही है, वो सब इस पे डिपेंड करती है, मतलब फंडामेंटल क्वांटिटीज पर। तो उसको क्या बोलते हैं, डिराइव क्वांटिटी। मतलब एक है हमारे पास डिपेंडेंट ऑन फंडामेंटल क्वांटिटी, डिराइव बोलते हैं। और जो डिपेंड नहीं करता किसी पर, उसका अपना खुद का एक ओरिजिन होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है, इसमें 7 क्वांटिटीज थी, तुमने पढ़ा था, ये मैं फटाफट लिख देता हूँ, एक रिवीजन हो जाएगा छोटा सा मेरा। तो यहाँ पे हमने लिखा था लेंथ, मास, थर्ड टाइम, फोर्थ टेम्परेचर, करंट। सिक्स्थ में क्या था, सिक्स्थ में था ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और 7th पार्ट में हमको पढ़ना था अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो ये तो 7 पढ़ा था हम लोगों ने, लेकिन मैंने बताया था कि ये 7 क्वांटिटीज के अलावा 2 क्वांटिटीज और एक्स्ट्रा लेना पड़ा साइंटिस्ट लोगों को, क्योंकि फिजिक्स बोल सकता हूँ कंप्लीट एक्सप्लेनेशन नहीं हो पा रहा था वो दोनों क्वांटिटी लिए बिना। तो वो आ गया हमारा 2 सप्लीमेंट्री, मतलब 2 एक्स्ट्रा यूनिट हम लोग को आगे एडिशनल यूनिट लेनी पड़ी, क्वांटिटी लेनी पड़ी। तो उसमें था, एक था हमारा सॉलिड एंगल, और नहीं ये दूसरा है हमारा। और पहला क्या था, पहला था हमारा प्लेन एंगल। ये मैंने लिखा था लास्ट टाइम, अगर याद होगा तुम लोगों को। प्लेन एंगल तो सॉलिड एंगल का नोटेशन ये डी ओमेगा बोलते हैं इसको, डी ओमेगा, और ये है अपना डी थीटा। ठीक है, तो इसको मैंने इस लेक्चर में स्पेशली ये दोनों को मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है। यहाँ पर लिख के रखा है पहले से किसको क्या बोलते हैं। यहाँ पे हम समझेंगे अच्छे से डिटेल में, क्योंकि ये बहुत सारी जगहों पे क्या हमको सीखने नहीं मिलता है, हमको इसका बेसिक नहीं पता चलता और कोई बताता भी नहीं, बोलता है ऐसे ही सप्लीमेंट्री यूनिट है, नाम बता देता है बस इतना सा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैं तुमको डिटेल बताने वाला हूँ कि प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल में डिफरेंस क्या होता है। राइट, प्लेन एंगल किसको बोलते हैं और सॉलिड एंगल किसको बोलते हैं, तो ये सब अच्छे से समझेंगे, क्योंकि इसके बाद फिर कभी मिलने वाला नहीं है। ठीक है, रुको फोन बज रहा है हमारा। ठीक है, ओके, चलो देखते हैं हम लोग सप्लीमेंट्री यूनिट्स में क्या है इसका। सप्लीमेंट्री यूनिट क्यों बोला जाता है इसको, यहाँ पे मैंने सिंपल सा तुम्हारे बुक से कॉपी करके रखा है, कुछ अलग से नहीं लिखा है। बिसाइड्स द 7 फंडामेंटल क्वांटिटी, मतलब ये वाला लेंथ, मास, टाइम वाला, और बेसिक क्वांटिटी, देयर आर 2 more यूनिट्स कॉल्ड सप्लीमेंट्री यूनिट्स। 2 more यूनिट्स या 2 more फिजिकल क्वांटिटीज, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। राइट, तो प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल हमको समझना है यहाँ पर।
कि प्लेन एंगल क्या होता है। बहुत ही सिंपल है। प्लेन एंगल तो मैं ऐसे ही डिफाइन कर दूंगा कि एक सर्कल बनाते हैं हम लोग। एक देखो यहाँ पे एक सर्कल है, इस सर्कल को अगर मैं ऐसे डिवाइड कर देता हूँ, मतलब एक छोटे से पार्ट, छोटा सा आर्क लेंथ इतना कंसीडर कर लेता हूँ, तो ये जो रेडियस भी ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पे, रेडियस और यहाँ पे कुछ एंगल फॉर्म होता है और ये आर्क लेंथ एस है। तो इस केस में ना थीटा जो होगा हमारा प्लेन एंगल होगा। थीटा क्या होगा? प्लेन एंगल होगा। तुम जानते हो ये 2 डायमेंशनल एंगल है, ये 2 डायमेंशनल एंगल में आता है। सर्कल क्या है? 2 डायमेंशनल इमेज है ना, तो 2 डायमेंशनल एंगल है। अब ये देखो 2 डायमेंशनल, ये सब धीरे धीरे समझोगे, लेकिन सिर्फ इतना सा समझना, ये जो कोई भी आर्क, कोई भी एक छोटा सा आर्क फॉर्म करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लेन एंगल। क्या बोलना है फिर से समझो, कोई भी एक छोटा सा आर्क, आर्क क्या होता है ये तो समझते होगे, नहीं समझते हो तो यहाँ पे देख लो। रुको मैं ये रफ करके फिर तुमको यहाँ पे अच्छे से ड्रॉ करके बताता हूँ। देखो वहां पे क्या लिखा है वो इस बताऊंगा। पहले तो रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ सर्कल टू द, इनकम्प्लीट है ये, टू द स्क्वायर ऑफ, नहीं, टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। मतलब आर्क लेंथ अपॉन रेडियस को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लेन एंगल। यहाँ पे फिर से बता रहा हूँ, देखो आर्क, जिसको वो भी नहीं पता, ABCD भी नहीं पता है, आर्क क्या होता है वो भी समझ सकता है। सर्कल है, सर्कल का एक छोटा सा पार्ट हम कंसीडर करते हैं तो ये आर्क होता है। सपोज मैं इस आर्क को बाहर निकाल लेता हूँ, ठीक है, ये आर्क ऐसे बाहर आ गया, तो ये आर्क का रेडियस तो हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं ना, रेडियस सेम है दोनों पॉइंट के लिए, और ये जहां पर भी कोइंसाइड हो रहा है वो सेंटर माना जाता है। और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है डी थीटा, यहाँ पे लिया गया डी फॉर स्मॉलेस्ट, मतलब जितना स्मॉल हो सकता है वो उसकी बात करें। डी थीटा इज इक्वल टू डी एस, मतलब ये आर्क लेंथ है, छोटा सा लेंथ लिया हमने, और ये आर, तो डी थीटा जो है इसमें प्लेन एंगल माना जाता है, राइट। मतलब ये एक प्लेन है और प्लेन ने क्या किया, एंगल फॉर्म किया है सेंटर ऑफ सर्कल पर, तो हम लोग प्लेन एंगल, तो डी थीटा का फॉर्मूला होता है डी एस, मतलब आर्क लेंथ अपॉन आर। तो मैं लिख सकता हूँ डी एस इज इक्वल टू आर इंटू डेल्टा थीटा, और ये किसका फॉर्म है पता है? एस इज इक्वल टू आर थीटा। ये फॉर्मूला तुमने ज्योमेट्री में 10th स्टैंडर्ड में देखा होगा। तो यहाँ पे क्या याद रखना है, ओवरऑल तुमको घुमा फिरा के क्या याद रखना है, ये रेशियो ऑफ आर्क लेंथ टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो ये होता है प्लेन एंगल। अब सॉलिड एंगल के ऊपर, सॉलिड एंगल हमको समझना है। यहाँ पे भी डायग्राम ड्रॉ किया, देखो ये आर्क लेंथ है, आर्क लेंथ ये उसका एंगल सबटेंड किया है और ये रेडियस है। तो डी थीटा इज एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। यहाँ पे कंप्लीट हो गया। चलो इसको लिख लेना, अच्छे से लर्न भी कर लेना। और इसका यूनिट क्या होता है, किसी भी एंगल का यूनिट क्या होता है, डिग्री या फिर रेडियन होता है, राइट। तो डिग्री या फिर रेडियन होता है, तो इसमें रेडियन लिया गया है, डिग्री को स्टैंडर्ड नहीं माना गया है क्योंकि रेडियन हमारे लिए कन्वीनियंट है। अब यूनिट कैसे चूज करते हैं, बोलो डिग्री और रेडियन, तो ये आगे हम लोग आगे कंटिन्यूएशन में इस चैप्टर में सीखने वाले कि यूनिट कैसे चूज करते हैं हम लोग। होती तो देखो मीटर, सेंटीमीटर, बहुत सारी यूनिट होती है, इसमें डिग्री, रेडियन, ये सब यूनिट होता है, मिनट से, ये मैं आगे बताऊंगा लेक्चर में। उसके बाद सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल बहुत ही सिंपल मैनर में अगर समझना तो जो बता रहा हूँ वो समझो। सपोज ये एक स्फेरिकल शेप में बॉल ले लिया हम लोगों ने, उस बॉल को का एक छोटा सा हिस्सा, राइट, एक छोटा सा प्लेन में उसको एक निकाल लेता हूं वहां से, और वो प्लेन को सबको ये कहां पे ज्वाइन करूंगा, रेडियस से ज्वाइन करूंगा सेंटर पर। देखो ये उस बॉल का छोटा सा हिस्सा है, ये वो स्फीयर का एक छोटा सा हिस्सा है, वो सबका रेडियस मैंने कहा किया, एक पॉइंट पे ज्वाइन किया, वो सेंटर ही होगा स्फीयर का, कोई और पॉइंट नहीं होगा, राइट। और जो अभी एंगल सबटेंड, मतलब ये पूरा प्लेन, 3 डायमेंशन प्लेन, ये जो एंगल सबटेंड करता है ना यहाँ पर, इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल। इसको और अच्छे से समझना है तो कोन का एग्जांपल, सॉलिड कोन का एग्जांपल, कोन तो जानते हो ना, वो कुल्फी वाला कोन होता है, ठीक है, उसका एग्जांपल ले लेते हैं। अगर उसको सॉलिड फॉर्म में बना दिया जाए तो कोन का सबसे नीचे वाला पार्ट जो होता है, वहां पे तुम देखोगे ये ऐसा प्लेन एंगल जैसा नहीं है, वहां पे ऐसा 3 डायमेंशनल एंगल बनता है, राइट। सबसे कॉनिकल पार्ट में जाओ, वहां पे देखोगे तो ऐसा कुछ एंगल बनेगा सर्कल फॉर्म में, राइट, वो छोटा सा एंगल होता है। तो
तो वही छोटा सा एंगल को डी ओमेगा हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं, और उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये जो भी एरिया एंगल सबटेंड कर रही है वो एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे क्या बोलना है, रेशियो ऑफ एरिया टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस, राइट, रेशियो ऑफ द एरिया विच सबटेंड द एंगल एंड टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस। यहाँ पे डेफिनेशन लिखा है, सिर्फ समझना हमको। यहाँ पे क्या है, एक प्लेन है, ये प्लेन क्या कर रहा है, सपोज ये मेरा हाथ एक प्लेन है और मैं सभी जगह से ऐसे रेडियस ड्रॉ करता हूँ, तो एक पॉइंट पे कितना एंगल फॉर्म होगा इस प्लेन की वजह से, तो इसको हम लोग सॉलिड एंगल बोलेंगे। सपोज पूरा स्फीयर का सरफेस एरिया ले लेते हैं, तो प्लेन एंगल कितना हो जाएगा पता है, तो स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है, डी ए। स्फीयर का सरफेस एरिया देखो, ये सपोज स्फेरिकल शेप है, ये बॉल जैसा कुछ बना दिया, 3D इमेज, ये सर्कल दिख रहा है लेकिन समझो बॉल है। तो अगर मैं सेंटर पे सभी ये पूरे प्लेन की वजह से अगर एंगल ड्रॉ करने जाऊंगा, तो यहाँ पे कितना एंगल बनेगा समझते हो, ये बनेगा एंगल कितना, एरिया कितना हो जाएगा, स्फीयर का एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होता है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखूं तो इसमें अपॉन में आर स्क्वायर लेना, ये कैंसिल हो गया, डी फाई, ये टोटल एंगल हो गया मेरा 4 पाई, मतलब ये टोटल एंगल के लिए लिखा है। बट ये समझो उस केस में, कौन से, पूरा स्फीयर के केस में जो सरफेस एरिया होता है वो सरफेस एरिया अपॉन आर का स्क्वायर, तो 4 पाई, मतलब मैक्सिमम इतना ही होता है सॉलिड एंगल। बोलोगे अब इसमें समझना क्या है, अभी वो ऐसा घूम गया रहेगा, तो सिर्फ इसमें इतना याद रखना, डी एस अपॉन आर, कोई भी एक आर्क लेंथ जो एंगल सबटेंड करता है उसी को हम लोग प्लेन एंगल बोलते हैं, ठीक है। और इसमें क्या, इसमें याद रखना रेशियो ऑफ, मतलब स्फीयर का एक छोटा सा पोर्शन जो उसके सेंटर पे एंगल फॉर्म करता है, उसी की बात कर रहे हैं हम लोग, और अपॉन में रेडियस का स्क्वायर, तो ये हो गया सॉलिड एंगल, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग और समझने की कोशिश करते हैं और यूनिट और ये सब बातें करते, तो ये सॉलिड एंगल एंड प्लेन एंगल हमने डिस्कस कर लिया तुम्हारे बुक के अकॉर्डिंग जो भी था, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। देखो स्टूडेंट, अभी तो हमने सीख लिया सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल, लेकिन अब हम लोग सोचते मतलब सीखने की कोशिश करते हैं और थोड़ा जानते हैं डिराइव क्वांटिटी और उसके और फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के बारे में, यूनिट्स के बारे में। थोड़ा मैं लिस्ट बनाता हूँ एक, और उस लिस्ट को तुम लिख के रखोगे, जो बेसिक्स फॉर्मूले हैं तुम्हारे क्लियर होते जाएंगे। एक छोटा सा लिस्ट बना रहा हूँ मैं और यहाँ पे एक्सप्लेन करते हुए। तो सबसे पहले तुमको लिखना है वो क्वांटिटी का कॉलम बनाऊंगा। पहले मैं यहाँ पे लिखूँगा क्वांटिटी, क्वांटिटी हो गया अपना, और अगर उसका नोटेशंस होगा तो साथ में मैं लिख दूंगा। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसका फॉर्मूला। ये बेसिकली मैं डिराइव क्वांटिटी का करने वाला है, डिराइव क्वांटिटी, क्योंकि फंडामेंटल क्वांटिटी तुम जानते हो ओनली 7 क्वांटिटीज है +2 सप्लीमेंट्री है। वो भी ऐसे तुम लर्न भी कर सकते हो, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हो गए। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज में कौन कौन से आएंगे, सॉलिड एंगल एंड प्लेन एंगल। लेकिन डिराइव क्वांटिटी हमको सीखना पड़ता है और याद रखना पड़ता है, बिकॉज वो जैसे जैसे हमको आएगा, जैसे 9th स्टैंडर्ड से 10th 11th तक जो जो आ रहा है लगभग, वो मैं थोड़ा यहाँ पे लिख देता हूँ। उसके बाद जो जो आएगा तुम लर्न करते जाओगे, 11th 12th में होते जाएगा अपने आप। तो फॉर्मूला आ गया यहाँ पे, उसके बाद उसका यूनिट हम लोग लिखेंगे, डिराइव यूनिट जिसको बोल सकता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ, देखो सबसे पहले नंबर पे आ रहा है हमारा, मैं लिखता हूँ एरिया। एरिया भी डिराइव क्वांटिटी है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है तुम जानते हो, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू लेंथ, मतलब लेंथ का स्क्वायर या साइड स्क्वायर, ठीक है। अब साइड स्क्वायर, लेंथ स्क्वायर, मतलब 2 लेंथ है इसके अंदर, लेंथ का स्क्वायर है। लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर होता है, तो यहाँ पे मीटर स्क्वायर, ठीक है। दूसरा, इसके बाद मैं लिखता हूं यहाँ पे वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है तुम जानते हो, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, L3, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट भी होता है, या फिर नॉर्मली हम लोग लेंथ इंटू लेंथ भी बोल सकते हैं। तो L3 हो गया। अभी L3 के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आना चाहिए, मीटर क्यूब आना चाहिए, ठीक है। अब थर्ड वाले में देखो, थर्ड एरिया हो गया। अभी डेंसिटी की बात कर लेता हूँ मैं। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, याद है तुम लोगों को, कहीं सुना है डेंसिटी के बारे में? डेंसिटी का फॉर्मूला होता है बेसिकली मास अपॉन
वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है? डेंसिटी। और इसको डिनोट हिंदी वाला 9 जैसा लिखते हैं, बट ये थोड़ा सा ऊपर वाला राउंड जो बड़ा होता है एज कम्पेयर टू बॉडी, ठीक है। और वॉल्यूम में V से डिनोट करते हैं हम लोग, ए को एरिया से, मतलब ये सब तो तुमको नॉर्मली पता ही है, लेकिन मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे देखो, रो इज इक्वल टू मास, मास का होता है M नोटेशन, और इसका V। तो ये हो गया रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, मतलब डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? यूनिट इसी फॉर्मूले से यूनिट बनता है, हमेशा याद रखना। मास का यूनिट क्या है? केजी। वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है? मीटर क्यूब। तो इसका यूनिट होगा केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है। अभी फोर्थ वाला देख लो। फोर्थ में वेलोसिटी, फोर्थ में मैं लिखता हूँ वेलोसिटी के बारे में। वेलोसिटी v, मतलब ये अभी बेसिक सीख रहे हो, फर्स्ट चैप्टर सीख रहे हो, इसीलिए 1 बाय 1 फॉर्मूलेज तुमको अपने दिमाग में रखना है। फिर धीरे धीरे तुम एक्सपर्ट हो जाओगे, ये सब चीज़ें तुमको बहुत छोटी चीज़ें लगेगी, लेकिन अभी स्टार्टिंग में सीखना पड़ेगा। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी v इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, एस फॉर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है मीटर, टाइम का यूनिट सेकेंड, तो मीटर अपॉन सेकेंड मतलब मीटर पर सेकेंड, राइट। ऐसे याद रखना है तुमको, ये फॉर्मूले से यूनिट बनता है। तो कभी तुमको बाई चांस यूनिट नहीं याद है, फॉर्मूला याद है, तो तुम अच्छे से लिख सकते हो यूनिट भी, अगर तुमको लिखने आता है तो। फिफ्थ वाले में एक्सीलरेशन, और 6th नंबर कर लेता हूँ मैं यहाँ पे बार बार मुझे, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं? एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन को स्मॉल ए से डिनोट करते हैं हम लोग। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम। और इसके अकॉर्डिंग अगर मैं फॉर्म यूनिट लिखने जाता हूँ, इसका ही मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ये मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी का लिखे हो ना, तो मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी के लिए, और नीचे क्या आएगा? टाइम, मतलब सेकेंड, तो स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कुछ लोग गलत करते हो, बोलते हैं कि सेकेंड सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, ऐसा कैंसिल नहीं होता, अच्छे से करके देखना, नहीं तो मैं बता देता हूँ भाई। देखो मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी का हो गया, और ये टाइम का हो गया। अगर इसको सॉल्व करूंगा तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। कुछ लोग बोलेंगे सर ये अपॉन में कैंसिल होना चाहिए, नहीं कैंसिल नहीं होना चाहिए। मैं इसको करके दिखा देता हूँ भाई कैसे ये स्क्वायर हो रहा है तुम्हारे मेथड से। देखो जब डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता तो 1 कंसिडर करते हैं, इसको कन्वर्ट करो मल्टीप्लीकेशन में, मीटर अपॉन सेकेंड इंटू 1 अपॉन सेकेंड, मल्टीप्लाई हो गया ना, मतलब ये सही है। तो मतलब कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए मैंने बता दिया कैसे आया, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सीलरेशन हो गया, तो अब इसके बाद मैं मोमेंटम लिखता हूँ, जिसको हम लोग लीनियर मोमेंटम भी बोलते हैं। पी से, पी देखो पी पावर के लिए भी आता है, प्रेशर के लिए भी आता है, और मोमेंटम के लिए भी आता है, तो उसमें कंफ्यूजन होना है। स्मॉल पी है तो P इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। अब इसका यूनिट लिखो, देखो मास इंटू वेलोसिटी, मास केजी हो गया, वेलोसिटी कितना हो गया? मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड हो गया, तो केजी मीटर पर सेकेंड, समझे? केजी मीटर पर सेकेंड, ये मोमेंटम का हो गया। अभी फोर्स का लिखते हैं हम लोग। फोर्स का होता है F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, फेमस फॉर्मूला। मास का यहाँ पे केजी, एक्सीलरेशन का क्या है? ये देखो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब इसको 1 न्यूटन भी बोलते हैं हम लोग, तो न्यूटन भी ज़्यादातर तुम न्यूटन ही याद रखते हो, लेकिन उसका क्या होता है एक्चुअल यूनिट वो भी याद रखो। केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 न्यूटन, 1 न्यूटन, ठीक है। तो ये 7 हो गए हमारे लिस्ट में। अभी मैं इसको रफ करता हूँ, थोड़े और लिखता हूँ, जो तुम पहले ही पढ़ चुके हो वही सब बता रहा हूँ मैं, कुछ नया नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। बीच बीच में रोक के वीडियो लिख लेना, मतलब ऐसा वेट नहीं करना कि लास्ट में लिखेंगे फिर रिवर्स करना पड़ेगा तुमको। 7 हो गए थे ना हमारे, अभी 8th देखो, फोर्स। अभी वर्क पे आता हूँ, वर्क 8, 9, 10, 11, 12, देखता हूँ अभी कितनी ज़रूरत पड़ती है हमको। वर्क डन जिसको बोलते हैं, इसको हम लोग W से डिनोट करते हैं। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तुम जानते हो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट
फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का मीटर, तो हो गया ना न्यूटन मीटर इसका, राइट। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, फोर्स का यूनिट न्यूटन लिया हमने, बोला केजी वाला ले लो, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर रहेगा, तो ये एक और मीटर स्क्वायर 2 हो जाएगा। मतलब अगर उस फॉर्मेट में लिखता हूं मैं तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये फोर्स का हो गया और ये मीटर तो स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। वर्क हो गया। अभी एनर्जी, एनर्जी यहां पे देखो, एनर्जी का मैं लिख रहा हूं ई लिख देता हूं, और तुम जानते हो वर्क और एनर्जी सेम होता है। अभी कौन से टाइप की एनर्जी की बात कर रहा हूं वो तो मुझे पता ही नहीं है, तो मैं यहाँ पे सिंपल से लिखता हूँ E इज इक्वल टू डब्ल्यू, मतलब एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। इसके अकॉर्डिंगली क्या हो जाएगा, इसका यूनिट भी सेम हो जाएगा। अब इसको और तीसरा नाम भी इसको ऐसा यूनिट में मिली है जिसको हम लोग 1 जूल बोल सकते हैं, 1 जूल, ये भी इक्वल टू 1 जूल है, राइट, या जूल, इन शॉर्ट जूल भी बोल सकते हैं। न्यूटन मीटर को हम लोग जूल बोल सकते हैं। इसका शॉर्ट फॉर्म लिखना है तो ऐसे लेगा, लेकिन जूल याद रखना है। एनर्जी और वर्क का यूनिट ज्यादातर जूल, किसी को बोलोगे न्यूटन मीटर तो उसको ही नहीं पता होता है न्यूटन मीटर होता रहेगा, जूल याद रहेगा उसको, लेकिन तुमको दोनों पता होना चाहिए सब कुछ। ओके, अब एनर्जी तो गई, पावर का लिखता हूं, पावर कैपिटल पी से डिनोट करते हैं हम लोग। पावर इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम, मतलब रेट टू डू वर्क, इसको बोलते हैं रेट टू डू वर्क। अभी देखो वर्क का फॉर्मूला, वर्क का यूनिट क्या होता है जूल, टाइम का यूनिट सेकेंड, तो इसको हम लोग जूल पर सेकेंड बोल सकते हैं। तो पावर का यूनिट जूल पर सेकेंड, और इसको भी एक नाम मिला है साइंटिस्ट के नाम पे, ये 1 वॉट होता है, 1 वॉट पावर का यूनिट, ठीक है। अब दूसरा हम लोग लिखते हैं इसका एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इसका लिख लेते हैं। देखो पोटेंशियल एनर्जी का थोड़ा सा अलग है। पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग फुल फॉर्म में शॉर्ट फॉर्म लिख दिया मैंने, पोटेंशियल एनर्जी, इसको पीई बोलते हैं, राइट। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है बेसिकली, तुम जो पढ़े अभी तक, mgh होता है। तो mgh में m का होता है केजी, और ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब ये एक्सीलरेशन है मीटर स्क्वायर, और ये हाइट है, हाइट भी मीटर में मेजर होगी तो स्क्वायर हो जाएगा। देखो यही सेम आ रहा है ना, मतलब ये भी क्या है 1 जूल है। मतलब एनर्जी कोई भी हो जाए, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, वर्क डन, सबका क्या होगा, जूल होगा। ये यहाँ से तुमको सीखने मिल रहा है, राइट। तो पोटेंशियल एनर्जी हो गई। काइनेटिक एनर्जी का करके देखते हैं, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी को हम लोग के ई लिखते हैं, उसका फॉर्मूला था हाफ mv²। अभी देखो नंबर का कोई यूनिट नहीं होता है, तो बचा मास, मास का यूनिट क्या होता है केजी, और v का स्क्वायर मतलब मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, तो दोनों में स्क्वायर आ जाएगा, राइट। v का स्क्वायर, v का क्या होता है मीटर पर सेकेंड, और ये स्क्वायर है इसलिए दोनों में स्क्वायर लगाएगा, और ये भी तुम देख सकते हो ऊपर से ये 1 जूल के बराबर ही है, ठीक है। तो ऐसे क्वांटिटीज ये सब जो है हम पढ़ चुके हैं। अभी आगे बहुत सारी क्वांटिटीज आने वाली, तुमको 11th स्टैंडर्ड में पढ़ने वाले, 12th स्टैंडर्ड में नई नई क्वांटिटी पढ़ोगे, और हमेशा उसका फॉर्मूला, यूनिट एंड एक फोर्थ कॉलम भी होता है, वो डायमेंशन का होता है। हम नेक्स्ट मतलब लेक्चर में सीखेंगे डायमेंशन क्या होता है, लेकिन अभी बेसिक तुम पढ़ो, अभी धीरे धीरे बेसिक पढ़ना, बेसिक सीखना है। तो आज के लेक्चर में हम लोग ने क्या सीखा अभी तक, सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल क्या होता है, मतलब सप्लीमेंट्री क्वांटिटी के बारे में सीखा है, और उसके बाद में हमने कुछ लिस्ट बनाया, अराउंड 12 फॉर्मूलेज हमने सीखे, और भी फॉर्मूलेज की लिस्ट बना सकते हो। प्रेशर का प्रेशर भी इसमें लिख सकते हो तुम, प्रेशर का क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो ऐसे ही फॉर्मूले से यूनिट बना सकते हो, ऐसे कोई भी लिख के बना सकते हो तुम लोग, राइट। अभी जो कुछ 1-2 छुट्टी होगी यूनिट, लेकिन तुमको एक आइडिया दे दिया मैंने कि कैसे इसको पढ़ना है, हमारे आगे 12th स्टैंडर्ड के लिए, एंट्रेंस एग्जाम के लिए थोड़ी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा हमारा लेक्चर का। तो अभी हमने क्या सीखा, फर्स्ट लेक्चर में हमने डिराइव क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी, ये सब डिस्कस किया था, और आज के लेक्चर में वो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी के बारे में पढ़ा, प्लस ये लिस्ट बना के हम लोगों ने पढ़ा कि कौन सा फॉर्मूला, कौन सा क्वांटिटी, उसका फॉर्मूला क्या है, उसका यूनिट्स कैसे हम लोग फाइंड करते हैं, ये सीखा है। तो एक बार इतना प्रैक्टिस हो जाए तो आगे जैसे जैसे हम लोग बढ़ेंगे थोड़ी स्पीड बढ़ेगी, क्योंकि धीरे धीरे तुम एक्सपर्ट बनते जाओगे वीडियो में लेक्चर सीख के, ठीक है। चलो, और अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, अगर तुमको अच्छा लगा हो सब्सक्राइब भी करके रखो, क्योंकि वीडियोस आते रहते हैं हमारे, अल्टरनेट डेज पे तुमको आते रहेंगे वीडियोस, ठीक है। चलो बाय बाय, थैंक यू।